दोस्तों अब हम आ गए हैं प्रॉपर्टी ओनरशिप। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है तो उसके लिए शेड्यूल 5 एक अलग से बनाया गया है और इसमें जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसको आप प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये जो पार्ट है सिर्फ इसको पूरा अच्छे से देखिएगा, ये नहीं कि मैंने एक लाइन बोला तो आप लोग समझ गए और हो गया काम। नहीं, जितने भी मैं बताऊंगा, जब तक मैं एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की अगर बात कर रहा हूं तो उसके बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे, वरना इसमें इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह है और साथ में स्टेट का अपना अपना रूल है। ठीक है, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी ओनरशिप के बारे में ये शेड्यूल 5 में बात किया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस जो डॉक्यूमेंट है 1993 में जो ये डॉक्यूमेंट आया, इसकी मैं बात कर रहा हूं कि कैसे ये एक्सक्लूजन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ओनरशिप में मैं पहले बात करूंगा एग्रीकल्चर की। ठीक है, एग्रीकल्चर होल्डिंग आपके पास है तो किस तरह का नियम लागू होता है, और साथ ही साथ उसके बाद मैं बात करूंगा प्लांटेशन, कॉफी, टी, रबर, इन सब के बारे में क्या रूल अप्लाई होता है। मैंगो, सिट्रस, जैसे मैंगो हो गया, नींबू हो गया, इन सारी चीज़ों का अगर प्लांटेशन या फिर बाग बगीचे हैं तब क्या रूल अप्लाई होगा। और खाली ज़मीन पड़ी हुई है या फिर बिल्डिंग मटेरियल, ये बिल्डिंग है इन अर्बन एरियाज और अर्बन एग्लोमेरेशन। ठीक है, तो इस तरह की इमारतें अगर हैं तो क्या रूल अप्लाई होगा, वो सारी मैं बात अभी करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले बात करता हूं एग्रीकल्चर होल्डिंग की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर होल्डिंग के बारे में आपको जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में पता होनी चाहिए जो यहाँ पर लिखी नहीं हुई है। तो वो मैं आपको पता करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक और दूसरे डॉक्यूमेंट में जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, और लगभग मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा 2 दिन लगे हैं। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने में, इसको फॉर्मुलाइज करने में। ठीक है, तो आप लोग चलिए पहले वहां पर चलते हैं। ये है वो डॉक्यूमेंट जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया है। अगर आप यूपीएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे जो प्रूफ हैं ये आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर जब हम लोग आएंगे यूपीएससी के फॉर्म में तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन कंटेन इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ऑफिस मेमोरेंडम नंबर इतना। ठीक है, डेटेड 1993 8/9/1993 एंड ओएम। ठीक है, तो ये 2 डॉक्यूमेंट है, ये तो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, और कौन एक्सक्लूजन से बाहर होगा वो इस वाले डॉक्यूमेंट नंबर में बात की जा रही है जो मैंने अभी वहां पर खोल के दिखाया था। ठीक है, तो ये वही है, अभी मैं आपको वहां पे नंबर चल के दिखा देता हूँ। ये 36/012/2293। ठीक है, यहाँ डेट है 8/9/1993। ठीक है, तो अभी मैं लेके चलता हूँ उसी डॉक्यूमेंट पे। देखिए ये उस वही डॉक्यूमेंट है, मैचिंग कराने के लिए कि मैंने सेम डॉक्यूमेंट खोला है। यहां पर देखेंगे नंबर 36/012/2293। ठीक है, यहां पर 8 सितंबर वही 8/9/1993। ठीक है, सेम डॉक्यूमेंट मैंने खोला है जो यूपीएससी ने वहां पर रेकमेंड किया है। ठीक है, तो अब देखिए उस डॉक्यूमेंट में पहुंचने से पहले मैं कुछ आप लोग को चीजें बताना चाहता हूं। ठीक है, उनका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग स्टेट में क्या क्या रूल है, उन सब के बारे में एक ब्रीफ आइडिया देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको यहां से वीडियो अंत तक और पूरा देखना चाहिए। यहां पर बात होगी, ये तो हो गया ये 2 चीजें। स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, ये क्या होता है। तो देखिए हमारे देश में जो किसान हैं तो उनकी जो ज़मीनें हैं वो एक किसान कितना ज़मीन या एक फैमिली कितना ज़मीन अपने पास रख सकती है, उससे ज़्यादा लिमिट नहीं रख सकती। उससे ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा अगर उसके पास लैंड है तो उसको वो राज्य सरकार जो है उसको अपने कब्जे में ले लेगी, उससे ज़्यादा उसके फैमिली में लैंड नहीं होना चाहिए। वो कितना है अभी मैं बात करूंगा, इसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड की। और ऐसा क्यों किया गया, आप लोग सोचेंगे कि भाई ये रूल क्यों लाया गया, कोई कितना भी जमीन एग्रीकल्चर जमीन ले सकता है ना, तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके पास पैसे हैं तो वो ले सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग, आपको पता है कि लैंड जो है उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, जो जमीन है उसकी एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती भी रहती है, और साथ में अगर ऐसा कर दिया जाए तो कुछ ही लोग होंगे जो किसान होंगे नहीं, और लेकिन वो सारा जमीन अपने कब्जे में कर लेंगे किसी एरिया का। ठीक है, तो इस सारे सिचुएशन से बचने के लिए, ये सबके पास जमीन कुछ मात्रा में पर्याप्त हो, इसलिए ये लैंड की जो रूल है ये लाया गया। ठीक है, तो इस सारी स्थिति से बचने के लिए ये स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट लाया गया कि एक फैमिली कितना लिमिट तक जो है एग्रीकल्चर लैंड होल्ड कर सकती है। ओके, तो ये चीज यहां पर आप लोगों ने समझ लिया। यही चीज यहां पर मैंने लिख रखा है कि टू प्रिवेंट एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन हैंड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ ही लोगों के पास ऐसा ना हो जाए, इसलिए ये रूल लाया गया। स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट ऑन एग्रीकल्चर डिफरेंट स्टेट इज डिफरेंट बिकॉज। ठीक है, तो यहां इसका मीनिंग क्या है, जो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट है कि कौन सा आदमी
कितना जमीन रख सकता है, उसके लिए राज्य सरकारें अलग अलग जो है कानून बनाई हुई है और उनका अपना लिमिट डिसाइड की हुई है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो लैंड का सब्जेक्ट है, लैंड नाम का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में आता है तो स्टेट के पास, हर स्टेट के पास अपना ये कानून है कि वो अपना स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट डिफाइन कर सकता है खुद का। ठीक है, तो ये हो सकता है कि अगर मैं यूपी की बात कर रहा हूं तो यूपी की स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट ऑन एग्रीकल्चर इतनी है, मान लीजिए 12.5 एकड़ है। ठीक है, तो हो सकता है एमपी में कम या ज्यादा हो इससे, तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट प्रोडक्टिविटी पर भी वेरी करती है, कि मतलब लैंड जो है आपका वो किस टाइप का लैंड है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस पे भी राज्य सरकारों ने अलग अलग नियम लगाए हुए हैं। तो उन सबको मैं एक एक करके सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं अलग अलग जब राज्यों के डाटा इकट्ठा करने गया तो वहां पर मुझे ये जो लिमिट वगैरह है इनके बारे में तो आइडिया मिला ही, साथ वहां पर उन्होंने अलग अलग टर्म भी डिफाइन किए हैं। तो देखिए, मैंने जब पाया तो यहाँ पर टाइप ऑफ लैंड्स को मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, जो भी आपके स्टेट का रूल होगा कि कितना स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट है, उसके बेसिस पर मैं लैंड को इतने भागों में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, 3 प्रकार की लैंड मैं मान के चल रहा हूं। ओके, जिसमें तीसरा जो है एग्रीकल्चर लैंड में नहीं आता है, मैं यहां पर सिर्फ लैंड को डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला देखिए, 2 क्रॉप लैंड। 2 क्रॉप लैंड का मतलब क्या है कि वह उस जमीन पर 2 फसल की खेती हो सकती है, अर्थात वो पूरे साल में उस पर खेती होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं 2 क्रॉप लैंड। तो जब आप अपने स्टेट का डेटा देखेंगे तो वहां पर कभी कभी ये जो इरिगेटेड और अनइरिगेटेड जो है उसको कभी 2 क्रॉप लैंड बोला जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें 2 खेती हो सकती है, तो उसका मतलब वो ये समझिएगा कि वो इरिगेटेड लैंड की ही बात हो रही है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है वहां पर एक और टर्म लिखा हो, नॉन कमर्शियल लैंड। नॉन कमर्शियल लैंड मतलब वो भी एक तरह से एग्रीकल्चर लैंड में ही आएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह के आपके स्टेट में लिखा हुआ है तो समझिए वो वहां पर इरिगेटेड लैंड की ही बात की जा रही है, सिंचित भूमि। ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो ये इसको पता कैसे करेंगे आप लोग? कॉमन सेंस से पता करेंगे। तो यहां पर पाएंगे कि कैन प्रोड्यूस एटलीस्ट 2 क्रॉप एनुअली, जो मैंने अभी बताया यहां पर, तो उसको कभी कभी 2 क्रॉप लैंड भी बोल दिया जाता है। टिपिकली ड्यू टू बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब वहां पर अच्छी बेटर सिंचाई करने की अच्छी सुविधा है, इस वजह से उसको 2 क्रॉप लैंड बोला जाता है। और उसी की वजह से वहां पर 2 खेती की जा सकती है, इसलिए उसको 2 क्रॉप लैंड या फिर इरिगेटेड सिस्टम बोला जाता है। सॉइल इक्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है, इसलिए उसको इरिगेटेड बोला जाता है। हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर लैंड, मतलब ये इसको रखा गया है। तो देखिए, इंडिया में लगभग जितने भी भूमि है वो सब इसी कैटेगरी में आती है। इक्का दुक्का जो कहीं कहीं पे भूमि है वो नीचे और भी अनइरिगेटेड वाले में आएंगी। ठीक है, अभी मैं उसकी बात करूंगा। तो अगर आपके लैंड जो है उस पर खेती होती है, ठीक है, 12 मासी खेती होती है, तो उसमें आप यही वाला काउंट करेंगे। ठीक है, मतलब ये समझिए कि वो आपका इरिगेटेड ही है। ओके, अब चलते हैं अनइरिगेटेड। इसको कभी कभी बोल दिया जाता है किसी किसी राज्य में 1 क्रॉप लैंड। 1 क्रॉप लैंड मींस ये जो पूरे साल होते हैं, पूरे साल इसमें खेती नहीं होती है। इस पर खेती डिपेंड करती है कि इसमें बारिश कब होगी। ठीक है, तो बारिश कब होगी? तो जब रेनफॉल होगा तभी इस पे कल्टीवेशन हो सकती है, और अन्यथा अगर नहीं होगा तब वो भूमि जो है वैसे ही पड़ी रहेगी। तो इस टाइप की लैंड जो है वो लो क्वालिटी की लैंड कहलाती है। दोस्तों, ऐसी लैंड होने की वजह से जिसमें कि अनइरिगेटेड, पानी की आवाजाही थोड़ा कम होती है, या फिर ये कहें कि उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, या ये कहें कि उसमें सिर्फ एक ही समय ही खेती हो सकती है और बाकी के समय उसमें खेती नहीं हो सकती। इस कारण से कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या, सभी लोग यही करते हैं कि उसमें जैसे चाय की खेती जो होती है, आपने देखा होगा पहाड़ों पे होती है, पहाड़ी ढालों पे, तो उसके अलावा चाय की जब खेती होती है तो बाकी समय वो ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक वैसे ही मान लीजिए किसी ने आम बो दिया। आम बोने के लिए आपको पता है साल भर उसको पानी की जरूरत तो होती नहीं है, तो बंजर भूमि जब कोई देखता है अपना है तो वहां बाग बगीचे लगा देता है। या फिर कॉफी ऐसे ही बोई जाती है, या फिर रबर की खेती जो की जाती है, तो उस टाइप के जो भी प्लांटेशन वगैरह काम होते हैं उसको अनइरिगेटेड में यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके प्लांटेशन वगैरह हो गए, बाग बगीचे जितने भी तरह के, तो उनको हम लोग यहाँ पर अनइरिगेटेड वाले में काउंट करेंगे, क्योंकि बाकी समय जब वो फल देता है तो उसके बाकी समय वो उसको कुछ आवश्यकता होती नहीं है, तो इसलिए वो 1 क्रॉप लैंड ही होता है। तीसरी क्वालिटी एक लैंड की ये होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास 3 लैंड। ठीक है, कुछ स्टेट ने इसको डिफाइन किया है। तो क्लास 3 लैंड अगर बात हो रही है तो उसमें ये समझिएगा कि बंजर भूमि है जो, ठीक है, जिस पर खेती तो नहीं हो सकती, लेकिन वो आपके घर पे किसी पे नाम पे, ऊसर हो गया, डिजर्ट हो गया, रेगिस्तान एरिया में जमीन है, वहां पे कुछ तो होगा ही नहीं, तो फिर वो जमीन कैसे वो होगा, उस सब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हिली एरिया में, ठीक है, तो ये सब जो है ये भूमि है एग्रीकल्चर के
लायक ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस वाले जब एग्रीकल्चर की लिमिट डिफाइन करेंगे तो उसमें काउंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहां से आप लोग को एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो सीलिंग लिमिट है, कोई व्यक्ति कितना भूमि रख सकता है, वो कॉमन सेंस से आप लगाएंगे दिमाग तो आपको पता हो चलेगा कि जो प्रोडक्टिव लैंड है, ठीक है, जिनकी मतलब इरिगेटेड सिस्टम जिसको हम लोग बोल रहे हैं, या वो लैंड जो होगी वो उस पर लिमिट कम ही में डिफाइन कर दिया जाएगा। मतलब कम ही अगर भूमि किसी के पास रहेगी तभी उस पर वो लिमिट लग जाएगी, एज कंपेयर टू जो अनइरिगेटेड वाली है, यानी कि जो लो क्वालिटी की लैंड है वो ज़्यादा भी किसी के पास है तब भी चल जाएगा। अब दोस्तों जब आप लोग इतनी चीज़ें समझ गए तो यहाँ पर आप लोग को दो चीज़ पता करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ ये है कि आपके स्टेट का स्टेट्यूटरी सीलिंग लिमिट क्या है और आपकी जो लैंड है वो कितनी है। ये दो चीज़ें आपको पता करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हर स्टेट का अपना रूल है, प्लस वो हमेशा उसको अपडेट करता रहता है, कभी कुछ बनाता है कभी कुछ करता है। तो वो मैंने जब देखा डाटा उनका स्टेट का, मैंने सोचा कि एक स्टेट वाइज एक लिस्ट बनाए पूरी, लेकिन मैं उसमें इतना फंस गया कि मुझे नहीं लगता कि वो मैं अकेले कर पाऊंगा। तो ठीक है, तो और मैं उसको आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप लोग खुद से पता करें कि स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट कितनी है, ठीक है। बाकी मैं जो रूल अप्लाई होंगे, किस पे ये रूल एक्सक्लूजन का अप्लाई होगा, वो मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो ये स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट की क्या वैल्यू है वो आपके स्टेट में, वो आप लोग खुद से पता करिएगा। तो अब मैं यहाँ पर अगर इरिगेटेड लैंड की बात करता हूँ तो उसके लिए आप अपना जो स्टेट गवर्नमेंट का वेबसाइट है या जहाँ से भी आपको डाटा मिलता है, जहाँ से भी आपको गूगल पे हो या फिर कोई और तहसीलदार से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कितना है स्टेट्यूटरी सीलिंग लिमिट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। कमर्शियल लैंड तो आप जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं, फिर वो आपके ऊपर वो 8 लाख की इनकम वाला रूल अप्लाई होगा। कमर्शियल लैंड की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इरीगेटेड लैंड की जो एग्रीकल्चर के अंदर आती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए अगर यूपी की मैं बात करूँ तो वो 12.5 एकड़ है, ठीक है, इरीगेटेड सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से जब आप अनइरिगेटेड लैंड जो कि बहुत ही कम लोगों के पास होता है, ठीक है, अगर वो किसी के पास है तो उसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा ये मैं बता देता हूँ। देखिए हो सकता है ऐसा कि जब आप अपने स्टेट का डाटा खोजने जाएं अनइरिगेटेड लैंड के ऊपर तो आपको कुछ मिले ही नहीं, ठीक है, अनइरिगेटेड लिखा ही कहीं ना मिले या फिर कुछ और मिलता है। देखिए जब अनइरिगेटेड लैंड होता है तो सबसे पहले तो आप अपना है आपके पास, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है अगर वो चेक करेंगे कि वहाँ पर अनइरिगेटेड लैंड के बारे में कुछ बोला गया है कि नहीं। एग्रीकल्चर हो लेकिन वो एक ही मतलब समय में खेती होती हो, बाकी समय वो खाली छूटा रहता है, तो उसका अपने स्टेट गवर्नमेंट का वेबसाइट चेक करिए कि ऐसा कुछ उसमें प्रोविजंस दिए हैं कि नहीं, कि उसका क्या स्टेट्यूटरी सीलिंग लिमिट है। अगर दिया है तब तो अच्छी बात है, वो आप लिख देंगे जो भी यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो मैं नीचे अभी दिखा रहा हूं आपको, वहां पे सारी चीजें ये मांगी गई है इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप भर देंगे। अगर नहीं मिलता है तो ये कॉमन सेंस से आप सोच पाएंगे कि जो आपके स्टेट की स्टेट्यूटरी सीलिंग लिमिट ऑन इरिगेटेड लैंड है उसका लगभग 1.4 से 2.5 गुना तक हो सकता है आपका अनइरिगेटेड लैंड। दोस्तों जब आप अपने स्टेट का स्टेट्यूटरी सीलिंग लिमिट निकालने जाएंगे तो एक और प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, वो ये है कि वहां पर रेंज दिया होगा, ठीक है। रेंज का मतलब ये जैसे बोलेगा कि 15 से लेके 25 एकड़ के बीच में है आपके स्टेट का स्टेट्यूटरी सीलिंग लिमिट, या फिर ये बोलेगा कि एक फैमिली कितना ओन कर सकती है, वो इतने से इतने के बीच में ओन कर सकती है। तो इसका क्या मतलब है और ये क्यों ऐसा बोल रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। जैसे अगर आप लोग यहाँ एमपी का देखेंगे, एमपी का जो डाटा है ये आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ये कंफर्म नहीं हूं कि मैं इतना ही है, मैं बस बता रहा हूं कि कैसे ये लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एमपी जो स्टेट है, एमपी स्टेट का अपना देखिए 2 क्रॉप लैंड, ठीक है, यहाँ देखिए 2 क्रॉप उसने लिख रखा है। तो जब 2 क्रॉप लैंड लिख रखा है तो इसको मानेंगे हम लोग इरिगेटेड लैंड, मीन्स आपका ये जो एग्रीकल्चर लैंड नॉर्मल वाला है, ठीक। इसने 3 कंडीशन डिफाइन किए हैं। क्या है कि एक फैमिली मेंबर जो है अपने नाम पर 10 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता, पहला इन्होंने कंडीशन ये रखा। दूसरा कंडीशन इन्होंने ये रखा कि अगर पूरी फैमिली 5 तक है, मतलब 5 मेंबर तक हैं, तो वो टोटल 18 एकड़ की जो है
एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग रख सकते हैं। ये सब मैं एग्रीकल्चर की बता रहा हूँ, सॉरी अगर मैं कहीं सिर्फ जमीन बोल रहा हूँ तो, ठीक है, उसका मतलब ये एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। वहीं अगर जब आपके फैमिली मेंबर 5 से अधिक हैं तो यहाँ पर देखिए इफ फैमिली मेंबर मोर देन 5, तो उसने लिख रखा है कि 36 एकड़ तक की जमीन वो रख सकते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए उसने लिख रखा है कि अब यहाँ पर ये जो लिखेगा तो ये लिखेगा 10 से लेकर 36, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपका स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट है तो आप ये देख लीजिएगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। और मेंबर काउंट करते समय मैंने अभी आपको बताया कि आपके ब्रदर और सिस्टर जो 18 एबव लेवल हैं और उनका जो अपना एग्रीकल्चर लैंड अलग से उन्होंने ले रखा है तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। वही एमपी का एक और रूल है वन क्रॉप लैंड, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अनइरिगेटेड लैंड है, ठीक है। तो इसका इन्होंने सीलिंग लिमिट दिया है कि एक आदमी जो है 15 एकड़ तक रख सकता है। देखिए इसमें प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो इसको कम दिया जाएगा, मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 15 एकड़ दिया जा रहा है, और अगर 5 से अधिक फैमिली मेंबर है तो टोटल 27 एकड़ दिया जा रहा है। एक फैमिली मेंबर 15 एकड़ से ज़्यादा ओन नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग अपने स्टेट का और अपने पूरा रूल अच्छे से देखिए कि वो क्या बोल रहा है, और उस बेसिस पर देखिए कि आपकी फैमिली कितने मेंबर हैं, और तब कैलकुलेट करके आपका जो है वो स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट निकलेगा। अब दोस्तों जो आपका खसरा खतौनी बोलते हैं या फिर जो भी आपके स्टेट में बोलते हैं, जो आपकी लैंड होल्डिंग है एग्रीकल्चर की, ठीक है, तो वो लैंड होल्डिंग में उस पर लिखा होगा कि कितना एकड़ है या फिर कितना हेक्टेयर है, ठीक है। तो हेक्टेयर में अगर लिखा है तो उसको एकड़ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हेक्टेयर से एकड़ में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने दिया हुआ है 2.47 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हेक्टेयर में, तो वो आपका एकड़ बता देगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है, आप गूगल पे बस सर्च कर लीजिएगा कि हेक्टेयर टू एकड़ कन्वर्टर, तो यही जो है कैलकुलेटर आपके ब्राउजर में ही खुल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप जब इसमें वैल्यू डालेंगे तो एकड़ में आपको दिखाने लगेगा, या फिर एकड़ में वैल्यू डालेंगे तो उसका हेक्टेयर में वैल्यू अपने आप वो तुरंत दिखा देता है। अब आप आएंगे तो यहाँ नीचे आसानी से आप अपना सब कुछ डिटेल जो यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म में भरा जा रहा है वो डाल सकते हैं। वेदर द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट ओन एग्रीकल्चर लैंड, तो यहाँ पर येस और नो चेंज आप चूज करेंगे। जैसे ही आप येस चूज करेंगे तो ये पूछेगा एरिया ऑफ द इरिगेटेड लैंड ओनेड बाई फादर मदर एंड चिल्ड्रेन पुट टुगेदर, ठीक है। तो आपके मदर फादर और चिल्ड्रेन जो भी हैं उनका मिलाकर के टोटल कितना यहाँ पर है एरिया, वो यहाँ पर मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एकड़ में लिख दीजिएगा एरिया ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, ठीक है। ये वाला देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर इरिगेटेड लैंड की बात हो रही है, मतलब जो इरिगेटेड लैंड जो है एग्रीकल्चर वाले में उसकी बात हो रही है। अब अनइरिगेटेड लैंड ओनेड बाई फादर मदर एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है सभी लोग का, मैंने जैसा कि ऊपर अभी बताया कि ये लगभग 0 होगा सबका। अगर किसी के पास उस टाइप की लैंड है, ठीक है, अनइरिगेटेड टाइप की, तो वो यहाँ पर डाल सकता है, ठीक है। अब आती है स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट भरने की बारी, ठीक है। तो स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट ऑफ irrigated land holding at the place where the land owned is located, ठीक है। तो जो भी स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट आपकी है स्टेट में वो आप यहाँ पर डालेंगे। इन केस कि अगर आपकी ज़मीन जो है मान लीजिए किसी और स्टेट में है, ठीक है, और आप रहते कहीं और हैं, तो उस स्टेट की जो है स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट आप यहाँ पर डालेंगे जिस स्टेट में आपकी ज़मीन है, ओके। और ये जो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इरिगेटेड लैंड की बात हो रही है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। इरिगेटेड और अनइरिगेटेड के बारे में इतना अच्छे से मुझे नहीं लगता कहीं और आपको मिलेगा जानकारी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इस पर रिसर्च की है तब जाके मुझे ये सारी चीज़ें पता लगी हैं। अलग अलग स्टेट का डाटा मैंने देखा कि क्या क्या उसको डिफाइन कर रहा है कैसे, ठीक है। एट द प्लेस वेयर लैंड ओनेड इज लोकेटेड, ठीक है। तो अनइरिगेटेड पे क्या क्या मतलब स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अपने स्टेट का जो भी दिया होगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे जहां पर आपकी लैंड होल्डिंग है, ओके। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है कि इफ द लैंड इज बोथ इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड, ठीक है, दोनों टाइप की अगर लैंड है, इंडिकेट वेदर द कंडीशन गिवन इन क्लॉज B1 ऑफ शेड्यूल 5 ऑफ DOPT। तो वो DOPT का भी जो मैंने आपको दिखाया था जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये आता है कि नहीं। तो क्या है क्लॉज B1 उसको चल के देख लेते हैं। तो जब क्लॉज B1 ऑफ शेड्यूल 5 में आप आएंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी प्लांटेशन से रिलेटेड, ठीक है। प्लांटेशन से रिलेटेड ये वाला है आपका क्लॉज B, और सिर्फ यहाँ पर 1 की बात की जा रही है, ठीक है। ये 1 की बात की जा रही है, ये वाला कॉफी टी रबर ETC, मतलब ये कॉफी टी और रबर टाइप की अगर आपके वहां पर खेती होती है, ठीक है, तो आप पर एक अलग से रूल अप्लाई होगा, ठीक है। उसको एग्रीकल्चर में नहीं काउंट किया जाता है, ठीक
ठीक है। भले से ही आप एग्रीकल्चर लैंड बोल के उसके ऊपर खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक अलग से रूल अप्लाई किया जाता है, और वो रूल क्या है कि क्राइटेरिया ऑफ इनकम वेल्थ स्पेसिफाइड कैटेगरी 6 विल बी अप्लाइड। तो उस इस केस में आपका जो टोटल इनकम है वो काउंट किया जाता है। ये कैटेगरी 6 में यही वहां पर दिया हुआ है कि टोटल इनकम जो है आपकी 8 लाख से, जो मैंने अभी बताई कि 8 लाख से ज़्यादा अगर होता है आपका इनकम, तो वो वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि कॉफ़ी, टी और रबर से आप लोग अगर आते हैं, मतलब आपके वहाँ खेती होती है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे कि यस, अगर होती है तो यहाँ पर लिखेंगे यस, ठीक है। और अगर नहीं होती है तो यहाँ पर सिंपली लिख दीजिएगा क्या, नो। नो। और देखिए जब यहाँ पर आप लोग लिखने जाएंगे कि पूरा मैं लिख दूं कि नो, क्लास बी ऑफ इतना, शेड्यूल 5 इतना, स्टेट इतना, डेट इतना इज नॉट अप्लाइड, ठीक है, या नॉट अप्लाइज, तो वो क्या करेगा, वो लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि यहाँ पर एक लिमिट लगाई हुई है उसने कि आपका जो ये टेक्स्ट होते हैं वो कितने वर्ड में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो वहाँ पर आपको, मुझे लगता है 20 से 25 वर्ड है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लेगा। तो आप लोग यहाँ पर सीधा लिख दीजिएगा कि नो नॉट अप्लाइज, ठीक है, नॉट अप्लाइज, नो नॉट अप्लाइज। तो ऐसे करके आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये हो गई सारी चीज़ें। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंगो, सिट्रस फूड या फिर अप्लाई प्लांटेशन, ये सब हैं, तो ये आपको एग्रीकल्चर लैंड में काउंट किए जाते हैं। मगर मतलब अगर आपके आम के बगीचे हैं या फिर कोई भी सिट्रस फ्रूट हो गया, सिट्रस फ्रूट में आपको पता है संतरे, नारंगी, वो भी जो भी हैं, अप्लाई प्लांटेशन ईटीसी इस टाइप की अगर है, सेब की खेती अगर होती है, तो आप एग्रीकल्चर लैंड में ही काउंट किए जाएंगे। तो एग्रीकल्चर लैंड में ही काउंट किए जाएंगे, इसका मतलब जो मैंने अभी इरीगेटेड और अनइरीगेटेड वाला सिस्टम बताया है, तो उसमें आप आएंगे। अब दोस्तों जो भी मैंने पीछे आपको फार्मूले बताए एग्रीकल्चर होल्डिंग के लिए, वो सारे फार्मूले अब यहाँ पर, या फिर जो भी स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट मैंने समझाई बताई, वो सब यहाँ पर यूज होके अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बेसिस पर मेरा रिजर्वेशन डिसाइड होगा, ठीक है। अभी देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सन एंड डॉटर, ठीक है, एक सेकेंड, सन एंड डॉटर ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फैमिली, ठीक है। फैमिली में कौन कौन काउंट होंगे यहाँ पर लिख चुका है, देखिए, फादर, मदर एंड माइनर चिल्ड्रेन, ठीक है। तो फादर, मदर एंड माइनर चिल्ड्रेन का अर्थ क्या है कि आपके जो भाई हैं 18 साल से ऊपर, वो कोई व्यवसाय में लगे हुए हैं, तो उनका जो है एग्रीकल्चर, अगर वो खरीदते हैं प्रॉपर्टी, तो उनका इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। फादर और मदर के नाम पे जो भी एग्रीकल्चर होल्डिंग होगी उसके काउंट होगा, और माइनर मीन्स जो आपके 18 साल से कम उम्र के जो भाई बहन हैं, उनके नाम पर कोई एग्रीकल्चर होल्डिंग होगी तो वो काउंट होगी, और प्लस आपके नाम पर जो एग्रीकल्चर होल्डिंग होगी वो भी काउंट होगी, ठीक है। मैं यहां पर सिर्फ फार्मूला बताऊंगा कि कैसे ये कैलकुलेट होके आप इसके बाहर होंगे, ठीक है। तो पहला फार्मूला क्या बोल रहा है कि ओनली इरिगेटेड लैंड विच इज इक्वल टू और मोर देन 85% ऑफ स्टैट्यूटरी एरिया, ठीक है। तो जो भी आपका स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट है आपके स्टेट का, मान लीजिए आपके स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट आपके स्टेट का 100 एकड़ है, ठीक है, 100 एकड़ है, और इस 100 एकड़ में अगर आप इस 85% स्टैट्यूटरी से सीलिंग एरिया का पहुंच जाते हैं, मींस आपका 85 एकड़ से ज्यादा होगा, 100 का 85% तो आपको पता है 85 होगा, तो 100 एकड़ में अगर आपका 85 एकड़ हुआ तो आप जो है कम से कम, तो आप इस रिजर्वेशन की कैटेगरी जो है उससे बाहर हो जाएंगे। ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। एग्रीकल्चर होल्डिंग में आपकी जो है, अगर वो 85% से अधिक है, जो भी आपका स्टेट ने डिफाइन किया है, उस स्टैट्यूटरी लिमिट का अगर 85% तक आपकी लैंड होल्डिंग है या उससे ज्यादा है, तो आप इस रिजर्वेशन की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। से बहुत ही कम लोग हैं इसमें, इक्का दुक्का कोई आएगा, ठीक है। वो सब लोग 85% के नीचे ही लगभग होंगे, 90%, 95% मुझे लगता है भारत में या फिर किसी भी स्टेट में ऐसा होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो हो रहा था धांधली, जो यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने में भी, कि कैसे भी आप लोग करके सर्टिफिकेट बनवा लो और रिजर्वेशन का फायदा उठाओ, उन सबको रोकने के लिए और एक फेयर एग्जाम करवाने के लिए यूपीएससी ने ये सारे फैसले लिए हैं कि भाई अब मुझे सर्टिफिकेट पे भरोसा नहीं रहा, आप लोग लेके आइए अपना जो भी लैंड होल्डिंग है उसको एनेक्सर है उसमें आप लोग अटैच कीजिए कि आपकी कितनी है प्रॉपर्टी, और हम डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन दिस रूल, ये जो बनाए हुए हैं, कि आप किस में कैटेगरी में लाइक करते हैं, ठीक है। और जो आपका वो सर्टिफिकेट है वो तो रहेगा ही, लेकिन साथ में ये सभी आपको अटैच करना है, इसीलिए ये जो है यूपीएससी ने ये सारे सिस्टम लेके आई हुई है। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है कि मान लीजिए आपका जो इरिगेटेड लैंड और अनइरिगेटेड दोनों टाइप का लैंड है, तो आपके ऊपर कैसे ये एक्सक्लूजन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसका यहाँ पर एक दिया गया है।
वो फार्मूला क्या है यहाँ पर देखिए। अब दोनों को जोड़ा जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा इसका एक फार्मूला अलग है, वो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए कि आपका जो स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट है आपके स्टेट में इरिगेटेड लैंड का, वो है 100। ठीक है, अगर वो 100 है तो उसका 40% निकालेंगे, तो 40% जो भी आएगा वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपका 40% से ज़्यादा इरिगेटेड लैंड है तब जाके ये दोनों को जोड़ा जाएगा, इरिगेटेड और अनइरिगेटेड को। ठीक है, अगर आपका जो लैंड होल्डिंग है वो आपके स्टेट में इरिगेटेड एरिया का स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट का जो है 40% से कम है, तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तब आप जो भी है रिजर्वेशन की कैटेगरी में आप आएंगे। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब आपका लैंड होल्डिंग जो है वो 40% से अधिक हो इरिगेटेड वाले पार्ट में। ठीक है, अब दोनों को ऐड कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनइरिगेटेड वाला जो लैंड है उसको कन्वर्ट करेंगे इरिगेटेड वाले लैंड में। ठीक है, इसको अभी साइड से हटाते हैं। अनइरिगेटेड वाला जो लैंड है उसको कन्वर्ट करेंगे इरिगेटेड लैंड में। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। नियरली वो 50% ही काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका अनइरिगेटेड वाला 100 एकड़ है तो उसको कन्वर्ट करके इरिगेटेड अगर माना जाए तो 50 एकड़ मान लिया जाएगा। ठीक है, कि ये 50 एकड़ है। अब वो कैसे कन्वर्ट होगा वो आपका तहसीलदार जो जानते हैं वही होंगे। हालांकि जो यहाँ पे मैं फार्मूला बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें यह बता रहा हूँ, ये आपको भी पता है कि ये आपके काम की नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनका अनइरिगेटेड है। फिर भी मैं वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि जिनके पास ये होगा वो समझ पाए कैसे ये कैलकुलेट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ये बोला कि जो आपका अनइरिगेटेड एरिया है उसको इरिगेटेड एरिया में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और वो भी जो आपका फार्मूला होगा आपका स्टेट डिफाइन करता होगा उसको। नॉर्मली यही देखा जाता है कि 50% उसका लिया जाता है। ठीक है, जो भी आपका अनइरिगेटेड है उसको इरिगेटेड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो आ गया। और जो आपका पहले वाला इरिगेटेड एरिया 40% से अधिक है वो वाला भी इसमें काउंट होगा। अब ये जो 40% से अधिक वाला एरिया है आपका रियल वाला इरिगेटेड वाला, उसको, और ये जो अनइरिगेटेड वाला है जिसको हमने इरिगेटेड में कन्वर्ट किया है, ठीक है, उनको दोनों को जोड़ा जाएगा। और अगर ये दोनों एरिया आपके जो है, ठीक है, ये दोनों एरिया जो है आपके 80% से अधिक पहुंच जाते हैं स्टेटूटरी सीलिंग लिमिट ऑफ इरिगेटेड एरिया, तो आप रिजर्वेशन की कैटेगरी से बाहर चले जाएंगे। ये है, और ये फार्मूला मुझे नहीं लगता किसी के लिए एप्लीकेबल होगा। जो भी है ये 85% वाले ऊपर वाले में ही आ जाएंगे। अगर आप इसमें आते हैं तो ये मैंने आपके लिए बता दिया। द रूल ऑफ एक्सक्लूजन विल नॉट अप्लाई इफ द लैंड होल्डिंग ऑफ द फैमिली इज एक्सक्लूसिवली अनइरिगेटेड। मान लीजिए कि किसी का जो लैंड होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ अनइरिगेटेड वाला ही है, तो ये फिर आपके लिए नॉट अप्लाई, मतलब आपका सिर्फ अनइरिगेटेड है तो आप अपने आप ही रिजर्वेशन कैटेगरी में आओगे। ठीक है, ये कहना चाहता है ये फार्मूला। ठीक है, इसमें एक और देखिए यहां पर दिया है प्लांटेशन। प्लांटेशन में यही आप लोग को मैं बोल रहा था कि ये जो प्लांटेशन वाला दिया है बी प्लांटेशन, तो प्लांटेशन वाले पार्ट में यहां पर दे रखा है बी का जो पहला है कॉफी, टी, रबर। तो इस टाइप का जो कॉमर्शियल है इसमें गन्ना को मत काउंट करिएगा, वो गन्ना आपका एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कॉफी, टी, रबर हो गया, इस टाइप से जो भी चीजें हैं, अगर उस टाइप का एग्रीकल्चर आपका है तो आपके ऊपर ये जो जितने भी हमने बताया है वो एग्रीकल्चर वाला फार्मूला नहीं लगेगा। आप काउंट होंगे एक बिजनेस ओनर के कैटेगरी में। ठीक है, बिजनेस की तरह से इसको देखा जाता है। और इस रूल के हिसाब से आपके ऊपर 8 लाख का वो जो अभी लिमिट चल रहा है कि ओबीसी में अगर किसी के ऊपर किसी की इनकम 8 लाख से ऊपर है तो वो एक्सक्लूजन हो जाएगा, मतलब वो रिजर्वेशन की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। एनसीएल की लिस्ट में वो नहीं आएगा, सीएल वाले में आएगा, क्रीमी लेयर वाले में आएगा। तो यही वहां पर लिख रखा था जब हम लोग फॉर्म फिल कर रहे थे। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर लिखा है इफ द लैंड ऑफ बोथ इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड इंडिकेट वेदर कंडीशन गिवन इन क्लॉज बी 1 ऑफ शेड्यूल 5। तो वही है क्लॉज बी शेड्यूल 1। क्लॉज बी शेड्यूल 1 वही है जो मैंने आपको बताया अभी कि अगर ऐसा है तो बताइए, अगर नहीं है तो, और वहां पे मैंने आपको समझा दिया कैसे लिखना था, तो वो आपका हो गया। इसके अलावा अगर आपके बाग बगीचे हैं, बाग बगीचे मतलब होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे आम का ये जो पेड़ है यहाँ से हम लोग कमर्शियली इसका करते हैं कल्टीवेशन। ये नहीं कि सिर्फ खाने के लिए 2 बो दिए तो उसको बगीचे में गिन लें, नहीं, उसको मत गिनिएगा। सिट्रस फ्रूट हो गए, मतलब ये खेती की तरह से इनको किया जा रहा है तब उसको गिनिएगा। 1-2 है पेड़ तो इसलिए नहीं गिनना है। तो अगर इस टाइप का है तो वो आपका एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग में काउंट होगा। बाग बगीचे आम के हो गए, सिट्रस फ्रूट और ये अप्लाई प्लांटेशन वगैरह जो भी जिस टाइप की आपकी खेती होती है, तो उस केस में जो है आप एग्रीकल्चर में काउंट किए जाएंगे। और एबव फार्मूला जो कि ए में आपको बताया है मैंने, ए वाला ये जो मैंने बताया अभी इरिगेटेड और अनइरिगेटेड वाला विल बी अप्लाई।
ठीक है, यहाँ पे विल बी अप्लाई, तो ये वाले फार्मूले जो है ये सारे काउंट होंगे और उस हिसाब से आपका जो है देखा जाएगा कि आपकी लैंड होल्डिंग जो है 85% और 80% की है, तो उनके लिए मैंने आपको बता दिया, समझा दिया सब कैसे है वो फार्मूले।